Let's compare it. ओके, द स्टार्स एंड द यूनिवर्स। बहुत मजे का चैप्टर है। कान खोल के सुनो, बस रट्टे वट्टे कुछ मारने की जरूरत नहीं है, समझो और सब कुछ, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। फर्स्टली, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारी जो गैलेक्सी है या जो हमारे स्पेस है उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, बहुत सारे कॉमेट्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। सन इज वन ऑफ द स्टार्स। ठीक है। सन इज क्या है? सन इज वन ऑफ द स्टार्स। एंड सन इज वन ऑफ द मीडियम साइज स्टार। मतलब स्मॉल स्टार है सन, एक तरीके का। बहुत ज्यादा बड़ा स्टार नहीं है, उसके बावजूद इतना मीडियम होते होते हुए भी सन का जो मास है वो ऑलमोस्ट हमारे स्पेस में 99% सन का मास है। ठीक है, सोचो अगर मीडियम साइज का इतना ज्यादा मास होगा तो बड़े का कितना मास होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो, जो हमारे पास स्टार्स है ना, सिर्फ सन नहीं, जो हमारे पास वैसे भी स्टार्स हैं उनके अंदर ना वो मेनली कंसिस्ट करते हैं हाइड्रोजन पे। ठीक है। हाइड्रोजन होती है, जैसे हमारी गाड़ियों को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, ठीक है, डीजल चाहिए, डिफरेंट फ्यूल्स चाहिए। सिमिलरली समझो, एक स्टार को रन होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन होती है उसके अंदर, लेकिन वो छोड़ दो। फ्यूजन से पहले ना उसको एक फ्यूल चाहिए। वो फ्यूल कैसे इस्तेमाल होता है? और उसी फ्यूल से हमारे, जो हमें रोशनी आती है वो आती है। जो हमारे सन से हमें जो रोशनी आ रही है वो कैसे आ रही है? कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोजन हो रही हैं, कॉन्स्टेंट एक्सप्लोजन हो रही हैं। अब साउंड आ नहीं रहा। साउंड क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारा जो पूरा स्पेस है उसके अंदर वैक्यूम है। तो साउंड आपको पता है जैसे लॉन्गिट्यूडनल है, तो साउंड को पार्टिकल्स चाहिए आने के लिए, तो पार्टिकल्स है नहीं उसके पास। ठीक है। तो साउंड नहीं आ सकता। तो अगर साउंड आता ना तो हमारे कान फटे जाते हैं, इतने ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहे हैं स्पेस में। ठीक है। सिर्फ सन में नहीं, ऑलमोस्ट स्पेस में हर जगह एक्सप्लोजन हो रहे थे। कभी पत्थर टकरा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ठीक है, तो साउंड नहीं आता। लेकिन जो एक्सप्लोजन से लाइट निकलती है, जो लाइट निकलती है, बेसिकली सिर्फ लाइट ही निकलती है, डिफरेंट रेज निकलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप सबने सीखा था, ठीक है, गामा, एक्सरे वगैरह। उसमें हमारे पास सन से ना सन से हमारे पास तीन रेज आती हैं। एक रे आती है इंफ्रारेड। ठीक है। इंफ्रारेड कौन सी है? जिससे हमें गर्मी लगती है, हीट वाली। ठीक है। फिर हमारे पास आती है विजिबल लाइट। और फिर हमारे पास आती है यूवी रेज। ठीक है। कौन सी तीन रेज आ रही है? इंफ्रारेड, विजिबल एंड यूवी। ये तीन आ रही है सन से हमारे पास। ठीक है। अब देखते हैं कि मैंने आज जैसे आपको बताया कि स्टार्स को ना पावर होने के लिए एक फ्यूल चाहिए। एक फ्यूल चाहिए। वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। और न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है बेसिकली अभी समझाता हूँ। हमारा जो सन है ना, जो हमारा सूरज है, ठीक है, इट इज नोन एज ए स्टेबल स्टार। क्या? स्टेबल स्टार। हमारे पास स्टेबल स्टार्स भी होते हैं, अनस्टेबल स्टार्स भी होते हैं। स्टेबल स्टार्स आर पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? किसी को पता है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। देखो भाई, हमारे पास ना होता क्या है, बड़ा गौर से समझो। थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब जो मैं बात बता रहा हूँ ना, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है। देखो, ऑन एन एटॉमिक लेवल ना, अगर मैं एटॉमिक लेवल की बात करता हूँ, बहुत छोटे लेवल की बात करता हूँ, तो सपोज करो हमारे पास एक ना न्यूक्लियस है। लेट सपोज मेरे पास कार्बन का एक एटम है, 6। ठीक है, कार्बन 6। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है। इसका जो और इसका जो न्यूक्लियन नंबर है 12 है। ठीक है। अगर मैं कार्बन के न्यूक्लियस की बात करता हूँ ना, न्यूक्लियस की, ठीक है, ये वैसे थोड़ी सी केमिस्ट्री है, थोड़ी सी केमिस्ट्री है, लेकिन समझाने के लिए मुझे बताना जरूरी है। ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं एक कार्बन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, कार्बन, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, एक दो और फिर 3 4 5 6, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 6 प्रोटॉन यानी 6 प्लस, 6 प्लस, और 6 इसके अंदर क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है कार्बन का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यानी समझो ये इसका पर्पल वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है इसका। ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर ना हमारे पास 6 प्रोटॉन होंगे, यानी 6 प्लस के, 6 प्लस के होंगे। 6 प्लस, छोड़ा ऐसे कर लो, 1 प्लस, 1 प्लस 1 प्लस, ऐसे 6 होंगे हमारे पास। ठीक है। बहुत सारे एक एक करके प्रोटॉन्स होंगे उसके अलावा, यानी 6 प्रोटॉन्स होंगे इसके अंदर। और इसके अंदर ना, बाकी इसका न्यूक्लियर नंबर 12 है, तो इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है। अब न्यूट्रॉन की अब हम बात नहीं कर रहे। जब हम फ्यूजन की बात करते हैं, अब सपोज करो मैं सबको हटा देता हूँ, सिर्फ इसके अंदर प्लस की पावर रहता हूँ, सिर्फ ये प्लस रह जाता है। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैग्नेट्स साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, साउथ और नॉर्थ के मैग्नेट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, है ना भाई? उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। सिमिलरली हमारे जो, और अगर मैं ऐसे कर दूं इसे, साउथ और साउथ को साथ रख दूं, तो उनमें क्या होगा? रिपल्जन होगी, दोनों दूर दूर होंगे, है ना, दोनों दूर दूर होंगे, फार अवे।
एक दूसरे से दूर जाएंगे। सिमिलरली आपको एक बात बतानी है कि भाई अगर सारे प्रोटॉन्स एक जगह होते हैं ना, सारे प्रोटॉन्स अगर एक जगह हैं, तो वो भी एक दूसरे से रिपेल हो रहे होते हैं, वो भी एक दूसरे से क्या हो रहा था, रिपेल हो रहे होते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इन वाले इन साउथ और साउथ को, इन साउथ के दो मैग्नेट्स को मिलाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना अपने हाथ से फोर्स लगाता हूँ। मैं अपने हाथ से फोर्स आगे की तरफ लगाता हूँ। इवन तो इनके बीच में रिपल्जन है, लेकिन ये थोड़ी फोर्स लगाने के बाद एक दूसरे से मीट कर जाते हैं, एक दूसरे से ऐसे मीट कर जाते हैं साउथ साउथ। इनके बीच में कांटेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी रिपल्जन की एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है। समझ रहे हो? समझ आ रही है? सिमिलरली हमारे पास ना यहाँ भी यही सीन है कि जो प्रोटॉन्स है ना, वो कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो स्पेस है उसके अंदर ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, क्योंकि सन का इतना बड़ा मास है, 99% अगर मास उसका है, तो उसकी बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगी। ठीक है, तो समझो ग्रेविटेशनल पुल हमारा हाथ है। वो ग्रेविटेशनल पुल ना हमारा हाथ है, वो क्या करेगा, इन प्रोटॉन्स को ना मिलाएगा, इन प्रोटॉन्स को एक जगह मिलाएगा। तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो प्रोटॉन्स एक दूसरे टच कर जाएंगे, और जैसे ही वो प्रोटॉन टच करेंगे ना, एक हो जाएगा एक्सप्लोजन। ठीक है, एक हो जाएगा एक्सप्लोजन। ये बहुत ऊपर ऊपर से आधी आधी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे बताना जरूरी है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा मैं। लेकिन होगा क्या कि हमारे पास ना व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई, सपोज करो, यानी हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ ना, तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक प्रोटॉन है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। जब इनके दो न्यूक्लियाइज जैसे एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे ना, तो क्या करेंगे, वो हीलियम बन जाएंगे। मतलब वो एड अप हो जाएंगे, वो एड अप हो गए, ठीक है, और वो हीलियम बन गए। हीलियम के साथ साथ ना वो थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेंगे। वो क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी, एनर्जी। अब देखो, when two lighter nuclei bind together to make a heavier nucleus while releasing energy, ठीक है, इन स्टेबल स्टार्स लाइक सन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज। अच्छा, आपको ये वाली बात याद करनी है कि सन के अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज होकर हीलियम के अंदर बदल लिया। ठीक है, अब एक सेकंड दो मुझे, जरा एक छोटी सी बात बतानी है मुझे। देखो, अब सपोज करो मेरे पास ना 1 kg ऑफ हाइड्रोजन है, 1 kg ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक 1 kg है, और एक और 1 kg ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे ही इन दोनों का प्लस हुआ, इन दोनों को जैसे मैंने प्लस किया, तो कितना बनना चाहिए था, 2 kg का मेरे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए था। और वो क्या हुआ, और प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, हीलियम, हीलियम। लेकिन बताया क्या होगा, ये 2 kg नहीं बनेगा, ये बन जाएगा समझो 1.99, 1.99 बन गया समझो। ये 1.99 बन गया, 99 kgs का बन गया। ठीक है, तो अब वो 0.01 किलोग्राम कहाँ गया, जो 0.01 था, वो कहाँ चला गया भाई, हमारे पास वो 0.01 कहाँ चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ना हम एक चीज चेक करते हैं, जरा थोड़ी सी बात चेक करते हैं। वो 0.1 ना एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप तो बोले तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी है, ये तो बहुत थोड़ी सी एनर्जी है। आइंस्टाइन भाई ने ना एक इक्वेशन निकाली थी, जब वो पैदा हुए थे ना, तो उनके ऊपर रेवलेशन आई थी कि भाई ये बड़े होके ये इक्वेशन बनानी है उन्हें, जो कि इक्वेशन थी E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगेन, ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब याद मत करना ना। इसके अंदर हमारी जो ई है वो एनर्जी है, वो एनर्जी है। ठीक है, जो हमारे पास एम है वो क्या है, वो मास है, मास है। जो हमारे पास सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो, मेरे पास अगर 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 मेरे पास 0.01 मास की एनर्जी निकली है, ठीक है, 0.01 मास की एनर्जी निकली है, और मेरे पास सी स्क्वायर कितना है, 3 3.0 इंटू 10 की पावर 8, इंटू 10 की पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट ये है। ठीक है, लेकिन इसका स्क्वायर है, इसका क्या है, स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कोई बहुत 9 की पावर बन जाएगी, 9.0 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा आई थिंक, 16 हो जाएगा आई थिंक, जो भी पावर होती है इसकी, डज नॉट मैटर। लेकिन कोई इतना बड़ा नंबर बन जाएगा, और इसको आप 0.01 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो कितनी सारी एनर्जी निकलेगी, कितनी सारी एनर्जी इन रिटर्न निकलेगी, है ना। मैं एक सेकंड जरा चेक कर लेता हूँ इसको, कैलकुलेटर, अल्लाह, 3.0 इंटू 10 की पावर 8, स्क्वायर कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 0.01। ये अभी भी कोई बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, 9 की पावर 14 बन रहा है। ये बन रहा है 9.0
10 की पावर 14 नंबर आ रहा है। ये इतना बड़ी एनर्जी किससे निकल रही है? सिर्फ 0.01 ग्राम से निकल रही है। तो देखो, इवन दो हमारे पास दो न्यूक्लियाई ने मिलके एक नया एक नया न्यूक्लियस बनाया जो कि हीलियम का बना, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी सी जो एनर्जी रिलीज हुई, वो थोड़ी सी एनर्जी हमारे लिहाज से बहुत ज्यादा एनर्जी थी। और कॉन्स्टेंटली ऐसे फ्यूजन होता जा रहा है, यानी एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन मिले, हीलियम बन गया, साथ में एनर्जी रिलीज हो गई। दो हाइड्रोजन मिले, हीलियम बना, एनर्जी रिलीज हो गई। ये ये जो प्रोसेस है चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है बहुत थोड़ी सी है, इक्वेशन के हिसाब से बहुत थोड़ी सी है, लेकिन ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल ये बहुत सारी एनर्जी है, वे टू मच, ठीक है। इवन 0.01 ग्राम की अगर वो एनर्जी है तो बहुत सारी है। ठीक है भाई, समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ना एक नई टर्म है, वो है लाइट ईयर। ये क्या भला है? देखो, हमारे पास ना जो स्पेस की बात करते हैं, तो हमारे पास स्पेस में डिफरेंट गैलेक्सीज, या इतना बड़ा डिस्टेंस है, इतना ज्यादा डिस्टेंस है, कहना है आस्क तुमने सब कुछ कहाँ से सीखा? यार मैंने सब कुछ कहाँ से सीखा, ऑनेस्टली आई डोंट नो, मुझे बचपन से बहुत शौक है स्पेस का। आई एम जेन्युइनली पैशनेट अबाउट स्पेस फिजिक्स, बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ मैं। एनीवेज, तो अब होगा क्या कि भाई, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्पेस फिजिक्स, यू हैव नो आइडिया। अभी आप लोग ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, आप लोगों को होली शिट ऐसा भी होता है। एनीवेज, आपको पता है हम लोग स्पेस के थ्रू एक तरीके से अपना पास देख रहे हैं, ठीक है। जो टाइम ट्रेवलिंग की थ्योरी है वो जो स्पेस से आती है, हम बेसिकली अपना पास देख रहे हैं। मैं अभी थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। एनीवेज, अभी सुनो कि हमारे पास ना स्पेस में जो डिस्टेंसेस हैं वो इतने ज्यादा हैं कि वी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड देम। हम इन्हें किलोमीटर्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, हम इन्हें मीटर्स में मेजर नहीं कर सकते। तो हमने एक यूनिट निकाला, जो कि निकाला लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या यूनिट है? आप सबको लाइट की स्पीड पता है, जो कि है 3.0 इंटू 10 की पावर 8, है ना? यही लाइट की स्पीड है। लेकिन हम कहते हैं कि ये इस स्पीड से जब लाइट ट्रेवल करती है एक साल में जितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ से लाइट फ्लैश की, और वो यहाँ तक पहुंचने में उसे एक साल लग गया, 1 ईयर लग गया, ठीक है, 1 ईयर लग गया। लाइट की स्पीड क्या थी? 3.0 इंटू 10 की पावर 8। तो मैं बोलूंगा ये जो इतना सारा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये पूरा एक लाइट ईयर है। ये पूरा क्या है? एक लाइट ईयर है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। ठीक है भाई, इसको इसकी कोई कन्वर्जन वगैरह आती नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। आ भी सकती हैं वैसे। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब हम ना एक नई चीज पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या है कि अगर हम स्पेस पे जूम आउट करते चले जाए ना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ सन से, मैंने सन को देखा, ठीक है। सन को देख के मैंने देखा सन के गिर्द अलग प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के बीच में एस्ट्रॉइड्स हैं। फिर मैंने थोड़ा सा जूम आउट और किया, तो मैंने देखा भाई सन की तरह एक और स्टार भी है। फिर ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। फिर मैंने और जूम आउट किया, जूम आउट करता चला गया, तो मैंने देखा भाई एक डिफरेंट गैलेक्सी आ गई, कुछ इस तरीके की, ठीक है, कुछ इस तरीके की गैलेक्सी आ गई। फिर मैंने इस गैलेक्सी पे भी जूम आउट किया, तो मैंने देखा इस गैलेक्सी के बराबर में एक और ऐसी गैलेक्सी थी, एक और ऐसी गैलेक्सी थी। और अब मजे की बात बताता हूँ, ये जो पिक्चर दिख रही है ना, इस पिक्चर के अंदर ये एक गैलेक्सी है, ठीक है, ये भी एक गैलेक्सी है, ये भी एक गैलेक्सी है। ये जितने स्पार्कल्स दिख रहे हैं ना, स्टार्स नहीं है भाई, ये डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। यानी एक गैलेक्सी के अंदर स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, डिफरेंट मल्टीपल बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। फिर उन बिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ हमारे पास बिलियंस ऑफ डिफरेंट गैलेक्सीज हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? हमारे पास हमारे मिल्की वे के, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक है, दूध वाला रास्ता। और हमारे करीबी जो सबसे ज्यादा करीबी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। एनीवेज, a galaxy is a large collection of stars. There are billions of stars in a galaxy, ठीक है। The sun and our solar system is located in a galaxy called the Milky Way. Milky Way is a spiral galaxy. There are other types of galaxies with different shapes. अब जरूरी नहीं है कि हर गैलेक्सी का शेप ऐसे स्पाइरल सा हो, नहीं भाई, कोई अलग डिफरेंट शेप्स भी हो सकता है हमारे पास। It is estimated that there are between 100 billion and 200 billion galaxies in the observable universe. A collection of galaxies is called the local group. अगर हमारा अब जैसे ये पिक्चर देख रहा हूँ, इसके अंदर देखो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज दिख रही हैं मुझे, ठीक है। एक जूम्ड इन गैलेक्सी जो है, एक सेकेंड, एक जो जूम्ड इन गैलेक्सी, ये वाली जो गैलेक्सी है, ये एक जूम्ड इन है। लेकिन ये भी गैलेक्सी है, जितने स्टार्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये सारी गैलेक्सीज हैं, डिफरेंट मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इन सब को ना, इस पूरे को मैं कहता हूँ कि एक लोकल ग्रुप है, लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है, ठीक है।
द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे इन आवर को कॉम्प्रिहेंड करो ना, तो बताऊं क्या है। ये इतना ह्यूज नंबर है, मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो वही साल, मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस, 3.0 इंटू टेन की पावर स्पीड, 3.0 इंटू टेन की पावर 8 की स्पीड से लाइट, चल मैं निकालता हूँ इसका नंबर निकालता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड मेरे पास लाइट की है, जरा कोई कैलकुलेटर निकाल लो, 3.0 इंटू टेन की पावर 8, ठीक है, इज इक्वल टू टाइम मैं सेकंड्स में निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मीटर्स में नंबर है। तो डिस्टेंस, टाइम निकालो, 365 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास साल आ गया, मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय 60, ये आवर्स आ गए, और मल्टीप्लाई 3600 कर दो। ये जरा नंबर करो, इसको मैं निकालता हूँ जरा, रुको। अ, ठीक है, ये नंबर आएगा 9.461 इंटू टेन की पावर 15। ये नंबर आएगा 9.461 इंटू टेन की पावर 15 मीटर्स। मीटर्स, ये इतना बड़ा नंबर आएगा, पता है भाई। इतने इतने मीटर्स कवर हो रहे हैं, ठीक है, एक साल के अंदर लाइट से। अब हम बात करें एक साल के अंदर इतना हो रहा है, 2.5 मिलियन साल के अंदर कितना होगा, मुझे सोचो जरा। ठीक है भाई, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे सबसे करीब होते हुए भी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। समझ रहे हो भाई, इतनी दूर गैलेक्सीज है। द मिल्की वे गैलेक्सी इज अप्रोक्सीमेटली 100,000 लाइट ईयर्स अक्रॉस इन डायमीटर। मतलब यार मेरी आवाज क्लियर आ रही है, मुझे लग रहा है बहुत लैग आ रहा है यहाँ पे। आ रही है, चलो शुक्र। अब जैसे मैं बात करता हूँ इधर की, ठीक है, तो मतलब अगर मैं मिल्की वे के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाऊं, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाता हूं, तो मुझे 100,000 लाइट ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग ऑन, हमारे पास अब ना एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, और ये आपको रटना होगा, ठीक है, ये आपको रटना होगा, और इट इज अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं जैसे इंशाल्लाह समझाऊंगा, उम्मीद है कि आपको रटना ना पड़े, लेकिन पढ़ भी सकता है, हु नोस। एनीवेज, देखो हमारे पास ना लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, मतलब एक स्टार बनता कैसे है और फिर इसकी मौत कब होती है, मतलब एक स्टार की बर्थ कब हो रही है और स्टार की मौत कब हो रही है, और उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, हम वो सीखेंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपको जरा गौर से देखना होगा, ठीक है। ना देखो, हमारे पास ना बेसिकली मिल्की वे में, मिल्की वे छोड़ो, गैलेक्सीज में, डिफरेंट गैलेक्सीज में, स्पेस में नेबुला है। नेबुला क्या है बेसिकली, इट इज द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन। मतलब क्या है इस बात का, कि समझो, एक सेकेंड, हमारे पास ना, मेरे पास गैलेक्सी में ऐसी क्लाउड्स बने हुए हैं, अरे यार ये क्यों खराब हो जाता है। मेरे पास गैलेक्सीज में क्लाउड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये क्लाउड बना हुआ है, ये क्लाउड बना हुआ है। ये क्लाउड्स किस चीज के हैं, डस्ट और हाइड्रोजन के हैं, ठीक है, डस्ट और हाइड्रोजन के डिफरेंट क्लाउड्स हैं। अब आपको पता है ये सारी गैसेस हैं। अब इनके अंदर ना एक प्रेशर लगेगा, यानी एक प्रेशर होगा, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि इनका, वैसे तो ये बहुत वो है, गैसेस है, लेकिन फिर भी इतनी ज्यादा मास में है कि इनकी अपनी ग्रेविटी होती है जो इनको अंदर की तरफ वो करेगी, कंप्रेस करेगी। तो होगा क्या, थोड़े टाइम बाद ये सारे ना एक जगह मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी बहुत कंप्रेस हो जाएंगे, ऐसे छोटे से हो जाएंगे, ठीक है, छोटे से हो जाएंगे, ये सारे एक जगह जमा हो जाएंगे, ऐसे करके। जब ये जमा हो गया ना, एक सेकेंड, जब ये जमा हो गया, तो अब ये क्या होगा, ये बन जाएगा एक प्रोटोस्टार, ठीक है, यानी बहुत सारे ये जमा हो गए और ये एक प्रोटोस्टार बन गया, ऐसे एक प्रोटोस्टार बन गया, ठीक है भाई। पहले बहुत सारी डस्ट थी, हाइड्रोजन था, मेनली हाइड्रोजन होता है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये ना एक जगह जमा हो गए, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर लग रहा था, किसकी वजह से, इनवर्स प्रेशर लग रहा था, इनवर्ड प्रेशर लग रहा था, वो हुआ, और वो जैसे ही प्रेशर लगा तो वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया, और कोलैप्स होके एक डेंस स्टार बन गया, ठीक है, प्रोटो स्टार बन गया। अब होगा क्या, इनके अंदर ना कॉन्स्टेंटली, अच्छा जब मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा रहा था, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, वो ये थी कि न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टार्ट होने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। इतना हाई टेम्परेचर होगा तभी तो एटम्स हमारे फ्यूज होंगे। फ्यूजन क्या है, दो एटम्स का मिल जाना, यानी
केमिकली कंबाइन हो जाना और एक नया एलिमेंट बन जाना पूरा, तो वो फ्यूजन है। ठीक है, तो वो ऐसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो होने से रही, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है हमें। तो क्या हुआ, मेरे पास अब जैसे प्रोटोस्टार बनाना, तो अभी भी इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी का प्रेशर लग रहा है अंदर की तरफ, वो और डेंस होता जा रहा है, ठीक है। अभी वो इतना बड़ा था, वो आहिस्ता आहिस्ता, वो आहिस्ता आहिस्ता और छोटा, पहले इतना बड़ा था, ठीक है, इतना बड़ा था। अब क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा, इतना हो गया, फिर और प्रेशर लगा और छोटा हो गया, होता चला गया, इन अंटिल वो इतना छोटा हो जाएगा तो और छोटा हो नहीं सकता। अब आपको एक बात बताए, आपने फिजिक्स में पढ़ ली है कि भाई जब प्रेशर पड़ता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है भाई। साथ में, साथ में आपको पता है जब फोर्स इतनी ज्यादा होगी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा भाई, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जब डेंसिटी इतनी बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा ना, तो क्या होगा, अंदर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी, अंदर क्या होगी, फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। अब आप एक बात देखो, छोटी सी बात समझो, ग्रेविटी का जो प्रेशर है ना वो इनवर्ड्स है, यानी ग्रेविटी के एरोस कुछ, जैसे ये चीज है दूर दूर है, जैसे कोई चीजें हैं ये दूर दूर है, ऐसे दूर दूर है, तो ग्रेविटी क्या करेगा, इन सबको क्लोज कर देगा, एक जगह डेंस करेगा, यानी एक अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन एक्सप्लोजन हो रही है, क्या हो रही है, एक्सप्लोजन हो रही है। तो जैसी एक्सप्लोजन हो रही है तो चीजें वापस दूर जा रही हैं, ठीक है, प्रेशर समझो, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर क्या हुआ, एक इनवर्ट प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ये दरवाजा बंद कर दीजिएगा। ये इसके ऊपर एक ऐसे इनवर्स प्रेशर लग रहा है ना, ये किस चीज का है, ग्रेविटी का प्रेशर है। अब जैसे इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हुआ ना, तो फ्यूजन ऐसे आउटवर्ड्स होना शुरू हुआ। फ्यूजन कैसे हुआ, आउटवर्ड्स होना शुरू हुआ। अब जब ये फ्यूजन आउटवर्ड्स हुआ ना, तो क्या होगा कि भाई हमारा ये स्टार अपनी इस पोजीशन को रिटेन करेगा, ठीक है, थोड़ी देर तक इस पोजीशन को रिटेन करेगा। तो अब हम कहते हैं, जब ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना, तो हम कहेंगे कि ये एक स्टेबल स्टार बन गया। क्या बन गया, स्टेबल स्टार बन गया, ठीक है भाई। अब देखो, अब इस स्टेबल स्टार के अंदर कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि हाइड्रोजन ना हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यानी H+H बना रहा है, ही He हीलियम, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, दिस कॉजेज द आउटवर्ड प्रेशर विच इज बैलेंस्ड बाय इनवर्ड्स पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, अब मैं इस पोजीशन पे आ गया कि कॉन्स्टेंटली बाहर की तरफ भी प्रेशर लग रहा है, इन अंदर की तरफ भी प्रेशर लग रहा है, जिसकी वजह से अब ये बैलेंस्ड है, बैलेंस पोजीशन में, ठीक है, ये अब हिलेगा नहीं अपनी जगह से, और ये अपनी इस पोजीशन को रिटेन करेगा, इस पोजीशन को रिटेन करेगा, ठीक है। अब ये इस पोजीशन को रिटेन कर रहा है, ना ये एक्सपैंड हो रहा है, ना ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ये कंप्रेस हो रहा है, अपनी इस पोजीशन को रिटेन कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो इनवर्ड प्रेशर ऑफ ग्रेविटी है वो कैंसिल आउट हो रहा है, किसकी वजह से, आउटवर्ड प्रेशर ऑफ व्हाट, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है भाई। जिसकी वजह से अब ये इसको अपनी पोजीशन को रिटेन करेगा, और ये होता है स्टेबल स्टार, ठीक है। मतलब हमारे सन जो है, हमारा सन एक स्टेबल स्टार है, मतलब वो अभी इस पोजीशन में है, और इसके अंदर कॉन्स्टेंटली फ्यूजन हो रहा है। जैसे ही फ्यूजन स्टॉप होगा, आपको इसको समझो, जैसे ही फ्यूजन स्टॉप हुआ ना, जैसे ही फ्यूजन इसके अंदर स्टॉप हो गया, जो प्रेशर ऑफ ग्रेविटी है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, छोटा कर देगा, ठीक है, वो उसको छोटा कर देगा और बहुत डेंस कर देगा, डेंस कर देगा, ठीक है भाई। जैसे ही फ्यूजन अगर खत्म हुआ, ठीक है, समझ रहे हो, फ्यूजन इज अ फ्यूल टू कीप द स्टार स्टेबल, ठीक है भाई। अब क्या हुआ कि भाई, अब लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा, अच्छा अब वन मोर थिंग, ये जो स्टेबल स्टार है ना, ये किसी दो चीजों में कन्वर्ट होगा, या तो ये रेड जायंट के अंदर कन्वर्ट होगा, या तो ये रेड सुपर जायंट के अंदर कन्वर्ट होगा, समझो। अगर मेरे पास स्टार का मास छोटा, यानी एक छोटा स्टार था, एक छोटा स्टेबल स्टार था, तो वो या तो रेड जायंट बनेगा, ठीक है, या तो वो अगर बड़ा स्टार था, बहुत बड़ा स्टार था, तो वो रेड सुपर जायंट बनेगा, ठीक है भाई। अब याद रखना, अब मैं पहले रेड जायंट के बारे में बता रहा हूँ, अगर मेरे पास रेड जायंट बनता है तो क्या होगा, देखो, इन द कोर हाइड्रोजन रन्स आउट, एक टाइम तक समझो, अब ये सन है मेरा, ये जो स्टेबल स्टार है, अब ये सन है, ठीक है, हमारा जो सन है, सन इज अ स्टेबल स्टार, ठीक है। अब क्या हुआ, सन के अंदर कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना भाई। मुझे बताओ ये फ्यूजन किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है कॉन्स्टेंटली, है ना भाई। मुझे बताओ, जिस दिन हाइड्रोजन रन आउट हो गया, जिस दिन हाइड्रोजन रन आउट हो गया, उस दिन क्या होगा भाई, उस दिन ये होगा जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, कि अभी जो मेरा स्टेबल स्टार था वो अभी इतना बड़ा था, इस पोजीशन में था, क्योंकि उसके अंदर फ्यूजन और ग्रेविटेशनल प्रेशर दोनों था, जो कि इसकी पोजीशन को रिटेन कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा हाइड्रोजन खत्म होगा, तो क्या होगा, ये अब कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, छोटा होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता,
और ये इतना सा हो जाएगा। ठीक है। और ये और कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। क्यों? वजह क्या है कंप्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हमारे पास कॉन्स्टेंटली ग्रेविटी का तो पुल है ना, ग्रेविटी उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉम्प्रेस कर रही है। ठीक है भाई। तो ग्रेविटी से कॉम्प्रेस करती रहेगी। जिस दिन हमारे पास जिस दिन हमारे पास हाइड्रोजन खत्म हो गया, ठीक है, उसी दिन क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होके ना दो चीजों में कन्वर्ट हो सकता है, या तो रेड जायंट के अंदर या तो रेड सुपर जायंट के अंदर। अगर ये अब जैसा हमारा सन है तो एक मीडियम साइज स्टार है, स्मॉल स्टार है, तो वो रेड जायंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब रेड जायंट क्या होगा कि अब रेड जायंट के, अब यहाँ सुनो, मेरी बात सुनो, जब वो इतना डेंस हो जाएगा ना, जब वो इतना छोटा हो गया, अब वो इतना छोटा हो गया, ठीक है, अब वो डेंस हो गया। अब मुझे बताओ, ये कॉन्स्टेंटली अभी भी छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना भाई। अब जब ये बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो इसके अंदर दोबारा डेंसिटी इतनी हाई है, प्रेशर इतना ज्यादा है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि अभी मुझे बताओ, इसके अंदर अभी हाइड्रोजन कॉन्स्टेंटली हीलियम के अंदर टर्न हो रहा था, तो मतलब अभी जो प्रोटोस्टार, अभी जो स्टार है रेड जायंट जो है, अभी इसके अंदर क्या, कौन सा एलिमेंट होगा? हीलियम होगा, है ना भाई। अब इसके अंदर क्या होगा? हीलियम होगा। भाई कैन एवरीवन कीप अप? समझ आ रहा है सबको? सुमैया, मनाल, हफ्सा, जरमीन, समझ आ रहा है? क्लियर अब तक? स्पीड में तो नहीं जा रहा मैं बहुत ज्यादा? ठीक है, शुक्र है लगा। ना देखो, अब इसके अंदर सारा का सारा हाइड्रोजन जो है रन आउट हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हीलियम है। अब क्या होगा, इसके अंदर इतना इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि अब हीलियम की भी फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा? हीलियम की भी फ्यूजन स्टार्ट हो गई। जैसे ही हीलियम फ्यूज होना स्टार्ट हुआ ना, एक सेकेंड, व्हाट द हेल इज हैपनिंग, नो थिंग्स, नो। अच्छा, अब हमारे पास, मैं रेड जाइंट की स्टोरी बताता हूँ। टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि फ्यूजन ऑफ हीलियम स्टार्ट हो गई। और हीलियम किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? हीलियम कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया। हीलियम की फ्यूजन स्टार्ट हुई और हीलियम कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब जब हमारा हीलियम भी एक टाइम तक फ्यूज होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और एक ना एक दिन हीलियम खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही हीलियम खत्म होगा, तो क्या होगा, मेरा जो रेड जायंट था, अब वो और कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा, कॉम्प्रेस होगा, अनटिल अनलेस के जो उसकी आउटर आउटर लेयर है, उसकी जो आउटर लेयर है वो ना, अब देखो, एनर्जी रिलीज तो आउटर लेयर्स एक्सपेल, जो आउटर लेयर्स है वो बाहर फैल जाएंगे, वो एक्सप्लोजन में फट जाएंगे। ठीक है। और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट डवार्फ या प्लैनेटरी नेबुला के। और उस व्हाइट डवार्फ एक छोटा सा प्लैनेट बन जाएगा। ठीक है। प्लैनेट नहीं, और इसके आसपास क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन होगा। ठीक है। अंडा लग रहा है तो वैसे भी, लेकिन इसके आसपास क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन होगा। इवेंचुअली इट विल कूल डाउन एंड इट विल टर्न इनटू अ ब्लैक डवार्फ, जो कि मोस्टली कार्बन होगा। ठीक है। रेड जायंट की स्टोरी सुन लो भाई। रेड जायंट की स्टोरी ये है कि जैसे ही स्टेबल स्टार रेड जायंट के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो उसके अंदर सारी की सारी ब्लैक, अभी बताऊंगा रुको। रेड ब्लैक होल ना सुपर जायंट से बनता है, अभी रुको। देखो, अब रेड जायंट जो था, रेड जायंट छोटा वाला स्टार है। ठीक है। जैसे ही छोटा वाला स्टार होता था, जब वो कंप्रेस होता चला गया, होता चला गया, इतना छोटा हो गया, अब उसके अंदर हीलियम की वो शुरू हो गई, फ्यूजन स्टार्ट हो गई। ठीक है। जैसे ही हीलियम भी खत्म हो गया, जैसे पहले हाइड्रोजन से वो हीलियम में बना, अब हीलियम कार्बन के अंदर चेंज हो रहा था। जैसे ही अब हीलियम भी खत्म हो गया ना, तो अब कार्बन की वो शुरू नहीं होगी। ठीक है। अब कार्बन भाई अपनी फ्यूजन स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन होगा ये कि उसकी जो लेयर्स है, आउटर लेयर्स है, वो क्या होगा, वो फैल जाएंगी, वो एक्सपेल हो जाएंगी। और उसके इर्द गिर्द एक व्हाइट डवार्फ, वो मतलब गरम गरम सा होगा तो व्हाइट कलर का होगा। और आफ्टर कुछ कुछ ईयर्स के, कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, जब वो बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगा, तो एक ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। ठीक है। जो कि मोस्टली कार्बन होगा। अब देखो, ये तो थी स्मॉल मास की, यानी छोटा छोटा स्टार, स्मॉल मास स्टार, स्मॉल मास। अब मैं बात करता हूँ, अगर ये स्टेबल स्टार बहुत बड़ा होता, अगर ये लार्ज होता, बहुत ह्यूज मास होता, ह्यूज मास होता अगर इसका, तो क्या होता? अब ये होता कि अब ये रेड सुपर जायंट के अंदर कन्वर्ट होता। ठीक है। रेड सुपर जायंट के अंदर कन्वर्ट होता। अब रेड सुपर जायंट की स्टोरी सुनो। सन तो स्मॉल नहीं, सन स्मॉल है। सन हमारा स्मॉल है, जो कि रेड जायंट के अंदर कन्वर्ट होगा। सन एक मीडियम साइज स्टार है। ठीक है। यस, अब सोचो अगर सन स्मॉल है तो बड़े कितने होंगे। यू जेन्युइनली कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड स्पेस भाई, माशाल्लाह, अल्लाह ताला की ऑनेस्टली वो है। हम जेन्युइनली वो नहीं कर सकते कि कितना बड़ा स्पेस है, कितना ज्यादा स्पेस है। यू नो, थोड़ी सी रिलीजियस स्टोरी बताता हूँ।
जो कि मुझे किसी ने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। इट इज माई ओन थ्योरी एंड समवन एल्सेस थ्योरी, देयर इज नो एक्चुअली बैकिंग इट, देयर इज नो एविडेंस बैकिंग इट। लेकिन आप सबने ना सुना होगा कि जब वंस अगर लोग जब लोगों की डेथ होती है, दे विल गेट इनटू हेवन और हेल, ठीक है। अगर वो हेवन जाते हैं तो आप बोले जाएंगे उन्हें इतनी बड़ी बड़ी, उन्हें अपनी अपनी जन्नतें दे दी जाएंगी, लोग ये कहते हैं ना भाई। तो पता है, मेरी थ्योरी ये है कि हमारे पास इतने स्टार्स हैं, इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, कि अगर एक बंदे को सौ सौ स्टार्स भी थमा दिए जाए ना, दुनिया में जो पैदा हुए और जो लोग मरेंगे, यानी सारी पूरी की पूरी दुनिया को अगर सौ सौ स्टार्स भी दे दी जाए ना, तब भी स्टार्स खत्म नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज ऑनेस्टली जस्ट अ रिलीजियस बैकिंग, देयर इज नो एविडेंस बैकिंग इट, ये मेरी अपनी थ्योरी है छोटी सी। लेकिन आप ये थोड़ा सा इमेजिन करो, इतने सारे स्टार्स हैं और बड़े भी बहुत बहुत हैं। खैर एनीवेज, अब सुनो, मेरे पास एक ह्यूज मास का स्टार था, ठीक है। वो ह्यूज मास का स्टार, जैसे ही उसके अंदर हाइड्रोजन सारी खत्म हो गई, अब वो रेड सुपर जायंट बन गया, ठीक है। क्या बन गया? सुपर जायंट बन गया। ये सुपर जायंट के अंदर अब क्या होगा? फ्यूजन स्टार्ट होगी हीलियम की, ठीक है। और हीलियम फ्यूज होगा कार्बन के अंदर, ठीक है। जब सारा हीलियम यूज अप हो जाएगा, कोर कोलैप्सेस फर्दर, टेम्परेचर राइजेस मोर, अब और टेम्परेचर राइज होगा, इतना स्टार्ट होगा कि अब कार्बन की भी फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी भाई। और अब वो कार्बन फ्यूज हो जाएगा किसके अंदर? ऑक्सीजन के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर, और फाइनली आयरन के अंदर, ठीक है भाई। समझ रहे हो? एक रेड जायंट जो था वो भी कोलैप्स होता चला गया, समझो। इसका थोड़ा सा बताता हूँ, समझो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हेवन एंड हेल विल बी आउटसाइड ऑफ टाइम, और ये सारी गैलेक्सीज आर इन टाइम। या आई नो यू आर राइट। अबे यार, मैंने साथ खराब कर दिया, नहीं खराब किया, शुक्र। आई नो यू आर राइट, लेकिन एक बस ऐसी बात बोल रहा हूँ कि इतने सारे स्टार्स हैं कि वी कांट एक्चुअली इमेजिन इट। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं जरा जल्दी से स्टार की पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक क्लाउड है, ये 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 सारे क्लाउड्स हैं, ठीक है। ये सारे क्लाउड्स हैं। क्या हुआ सबसे पहले कि क्लाउड्स के अंदर ना ग्रेविटी आई। ये इस बात जरा सारे गौर से सुनो भाई। क्लाउड सारे करीब करीब होना शुरू है, ठीक है, करीब करीब होना शुरू है, डेंस होना शुरू है। ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हो गए, एक जगह जमा हो गए सारे, ठीक है। अब ये क्या बना? ये बन गया प्रोटोस्टार, ठीक है, ये प्रोटोस्टार बन गया। अब ये प्रोटोस्टार ना फर्दर कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। ये फर्दर कोलैप्स हो रहा है और इसके अंदर कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है? ग्रेविटी की ग्रेविटी है, ग्रेविटी 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 ग्रेविटी। और ये अभी प्रोटोस्टार बना हुआ है, ठीक है। मैं जरा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब क्या हुआ? ये था ना, इसके अंदर ये जैसे ही छोटा हो गया, समझो। अब ये प्रोटोस्टार था, अब ये प्रोटोस्टार से कॉम्प्रेस हो गया, छोटा हो गया, और अब ये स्टेबल स्टार बन गया। अब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रही है हीलियम के अंदर। हाइड्रोजन किसके अंदर जा रही है? हीलियम के अंदर, ठीक है। अब क्या हुआ? एक टाइम पे आके इसके अंदर की हाइड्रोजन भी खत्म हो गई, ठीक है। इसके अंदर की हाइड्रोजन खत्म हो गई, यानी अब क्या बचा? अब सिर्फ हीलियम बचा इसके अंदर, हीलियम बचा। और क्या हुआ? जैसे हीलियम बचा, तो अब इसके अंदर वो नहीं रहा अपना, इसके अंदर अब फर्दर वो नहीं हो रही, फ्यूजन नहीं हो रही। तो बताओ, आउटवर्ड्स ग्रेविटी एक इनवर्ट्स पुल दे रही है, ठीक है, ग्रेविटी भी पुल एग्जिस्ट कर रही है। तो अब क्या होगा? अब जब सारी हीलियम, अब ये पूरा जो रेड कलर की बॉल है, ये अब सिर्फ हीलियम है। तो अब ये फर्दर कोलैप्स होगी, फर्दर कोलैप्स होगी, ठीक है, और छोटी होती चली गई। अब जब ये इतनी सी हो गई और छोटी हो गई, तो अब इसके अंदर टेम्परेचर और बढ़ गया, ठीक है। अब ये हीलियम कन्वर्ट होना शुरू हो गई कार्बन के अंदर, कार्बन के अंदर, ठीक है, किसके अंदर शुरू हो गई? कार्बन के अंदर। अब क्या होगा? मेरे पास दो चीजें हैं, अब मेरे पास दो केसेस हैं। अगर ये रेड जायंट होता, अगर ये मेरे पास रेड जायंट होता, जायंट होता, तो क्या होता? सिंपल ये होता कि भाई सारी की सारी हीलियम कार्बन के अंदर बदल जाती, और अब सिर्फ कार्बन बचता। और जैसे ही कार्बन बचता, तो ये छोटा सा होता, ठीक है। ये अब और छोटा हो जाता, कॉम्प्रेस हो जाता, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इतना टेम्परेचर नहीं, हीलियम कैसे कार्बन में शिफ्ट हो गया? बस भाई, हो रहा है कुछ ना कुछ। अब आपको बस हाइड्रोजन और हीलियम की मेन बात समझनी है कि हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्जन हुई, फिर हीलियम जब वो कार्बन के अंदर कन्वर्जन शुरू हुई, फिर क्या होगा? अब सुनो। अब ना ये रेड जायंट है, इसके अंदर इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा कि कार्बन फर्दर वो करे, कार्बन फर्दर फ्यूज हो, किसी और एलिमेंट में फ्यूज हो। तो क्या होगा? इसके अंदर ना अचानक ही हो जाएगी एक्सप्लोजन, ये फट जाएगा, शियो, ये फट गया, ये फट गया, ठीक है, ये फट गया। और इसकी जो आउटर लेयर्स हैं, वो हो जाएंगी एक्सपेल, और अंदर ना, अब अंदर एक कोर रह जाएगा, अंदर एक कोर रह जाएगा। एक्सप्लोजन नहीं होगा एक्चुअली, अंदर एक छोटा सा कोर रह जाएगा। वो कोर पहले वो व्हाइट कलर का होगा क्योंकि बहुत गर्म होगा, और फाइनली वो कोर ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ये ब्लैक कलर क्या है? ये ब्लैक कलर कार्बन होगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा, ठीक है। ये स्टोरी थी रेड जायंट की।
रेड सुपर जायंट की स्टोरी सुनो। सुपर जायंट, सुपर जायंट। अब सुनो, इसके अंदर शुरू की स्टोरी तो सारी सेम है। शुरू की स्टोरी ये है कि ये, यानी पहले हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। फिर जब हीलियम खत्म हुई तो और कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कंप्रेस हुआ। कंप्रेस होकर कार्बन के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। लेकिन अब ये सिर्फ समझो, अब ये कार्बन है। अब इसके अंदर ये, अब ये और छोटा होगा। जब ये और छोटा होगा ना, तो क्या होगा, कार्बन फर्दर एलिमेंट्स में फ्यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फर्दर एलिमेंट्स, अब वो ऑक्सीजन में बदल रहा है, नाइट्रोजन में बदल रहा है, आयरन में बदल रहा है। आपको याद नहीं करना है सब। ठीक है, किसके अंदर बदल रहा है, कार्बन किसके अंदर बदल रहा है। कार्बन तक की स्टोरी याद कर लो कि हाइड्रोजन से हीलियम और फिर हीलियम से कार्बन। अब सुनो, अब ना एक टाइम ऐसा आएगा कि फाइनली ये ना बहुत छोटा हो जाएगा, इतना बहुत डेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा। और क्या होगा कि अचानक ही एक हो जाएगी एक्सप्लोजन, बहुत बड़ी एक्सप्लोजन। इतनी बड़ी एक्सप्लोजन के मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे की एक्सप्लोजन भी ना हमें अर्थ से दिख सकती है। समझ रहे हो, इतनी बड़ी एक्सप्लोजन। अब वो क्या हुआ कि जैसे ही वो एक्सप्लोजन हुई, तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, या तो फिर ब्लैक होल बनता है। ठीक है, ब्लैक होल बनता है। अच्छा, ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन है ना, वो भी कुछ ऐसी है कि इसकी जो आउटर लेयर्स हैं, आउटर लेयर्स जो थी, वो सारी फट के खत्म हो गई। ठीक है, और इनवर्ड्स, इनवर्ड्स क्या हुआ, इनवर्ट सारा का सारा जो भी एलिमेंट था, वो इतना छोटा डेंस हो गया, इतना डेंस हो गया कि वो सारे मॉलिक्यूल अचानक ही फटे, या फिर वो ब्लैक होल बन गए। यानी अब इसके अंदर ये हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है, हर चीज को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका एक पुल है कांस्टेंट, यही ब्लैक होल है। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर? अब आपको थोड़ी सी मजे की बातें बताता हूँ। ठीक है, ये तो स्टार की स्टोरी है, आपको याद करनी है। इसमें रट्टा ही है ऑलमोस्ट, और कुछ है नहीं। अच्छा, अब हमारे पास ना है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट ये है कि, मेरी बात सुनो, आपने कभी अपने करीब से कोई गाड़ी किसी ने F1 की या कोई बाइक रेस देखी है, और टेलीविजन पे ही कोई बाइक रेस देखी है, या F1 की रेस देखी है, कोई सी भी? ओह या वी हैव अ, ओके, समवन इज अ F1 फैन। एनीवेज, अब होगा क्या कि हमारी ना ये गाड़ी या जो भी बाइक है, ये मूव कर रही है। ठीक है, ये मूव कर रही है। आपको एक आवाज आती है, कभी ये आवाज से फेमिलियर? जैसे अब ये गाड़ी आई तो क्या होगा, मेरी ना ये गाड़ी ऐसे, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मैं ए हूँ। ठीक है, मेरे करीब से गाड़ी गुजरी, ठीक है, मेरे करीब से ये गाड़ी थी, और ये श्यों करके गुजरी। दो आवाजें आती हैं। अगर मैं समझो मेरे सामने कोई मोटर या कोई गाड़ी की आवाज आ रही है, तो मैं ऐसी आवाज सुनूंगा, कॉन्स्टेंटली वाली आवाज सुनूंगा। लेकिन अगर मेरे पास से कोई गाड़ी गुजरती है, तो पता है मुझे आवाज क्या आती है? मुझे आवाज आती है श्यों, ज्यों। ठीक है, एक श्यों, 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 बहुत जोर से एक आवाज आती है बाइक जाने की। ठीक है, बहुत अचानक की आवाज आती है, जब करीब आ रही होती है तो बहुत हाई पिच की आवाज आती है, ज्यों, और जैसे हमारे करीब से निकलती है, वो श्यों करके निकल जाती है। ठीक है, इज एवरीवन फेमिलियर विद दिस वॉइस? आपके करीब से कोई गाड़ी गुजरे, कभी कोई ट्रेन गुजरे, कोई एम्बुलेंस गुजरे, तो एक दूर जाती हुई आवाज आती है, एक फेड अवे होती हुई आवाज आती है भाई। बेसिकली दैट इज अ डॉपलर इफेक्ट। वो डॉपलर इफेक्ट क्या है, कि बेसिकली साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो होगा क्या कि समझो ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। समझो अभी ये ना एक ऑब्जेक्ट है जो कि वेव्स निकाल रहा है। वो वेव्स ऐसे निकाल रहा है, उसकी कॉन्स्टेंटली ऐसे वेव्स निकल रही हैं। ठीक है, ये ऐसे वेव्स निकल रही हैं। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट अब मूव कर रहा है ना आगे की तरफ, तो उसके सामने की जो वेव्स हैं कॉम्प्रेस हो रही हैं। ठीक है, सामने की जो वेव्स हैं वो कॉम्प्रेस हो रही हैं, और जो पीछे की वेव्स हैं, जो पीछे की वेव्स हैं वो स्प्रेड अवे हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रही है वॉइस, यहाँ कॉम्प्रेस हो रही है, कॉम्प्रेस, और यहाँ पे फेड अवे या स्प्रेड लिख दो, स्प्रेड। ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या फरमाता है कि अगर आपकी डायरेक्शन में कोई चीज आ रही है, तो आपके पास जो वेव्स आएंगी वो बहुत कॉम्प्रेस्ड वेव्स आएंगी। ठीक है, तो वो एक हाई पिच्ड आवाज होगी, वो बहुत जोर आवाज होगी। जैसे ही वो आपसे दूर जाएगी, स्प्रेड अवे होगी, तो आपको एक फेडेड आवाज सुनती है, फेडेड आवाज आएगी, है ना भाई? आप सबने वाली वॉइस से फेमिलियर हो गए। आपके करीब से एम्बुलेंस गुजरे, या कभी कोई ट्रेन स्पीड में गुजरे, कोई बाइक स्पीड से गुजरे आपके करीब से, या F1 रेसेस सबने देखी हुई है, आपके कोई गाड़ी गुजरे। ठीक है, तो एक आवाज से वो फेमिलियर हो, कैसे शेयों, शेयों, ये वाली आवाज आती है। ठीक है भाई, तो अब ये देखते हुए ना हमारे पास डॉपलर रेड शिफ्ट का फैक्टर, वो क्या है कि भाई हमें ना जो जो हमारे पास लाइट आती है ना, उस लाइट को हम एक स्पेक्ट्रम पे, जो हमारे पास विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है, जो रोइगबिफ का स्पेक्ट्रम है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वाला, इंडिगो वायलेट वाला, जो स्पेक्ट्रम है ना, उस पे ना जब हम इस लाइट को शो करते हैं,
तो हमारे पास ना एक ब्लैक बार्स बनते हुए आते हैं, ब्लैक बार आते हैं, ऐसे ब्लैक बार आते हैं, ठीक है, ये ब्लैक बार्स आते हैं। अब ये ब्लैक बार क्यों फॉर्म हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, नन ऑफ आवर बिजनेस, वी डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, लेकिन लाइट एमिटेड फ्रॉम ग्लोइंग हाइड्रोजन इन स्टार्स, लेकिन जो हमारे पास जो विजिबल लाइट आ रही है जो ग्लोइंग हाइड्रोजन से आ रही है इन डिस्टेंट गैलेक्सीज। अच्छा, अब हो क्या रहा है, अब ना समझो, मैंने सन से देखा, मेरे सन से जो स्टार आई ना, सन से जो लाइट आई, उसका ना कुछ इस तरीके की वो बन रही थी, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम पे इस तरीके से ना ब्लैक बार्स आ रहे थे। ठीक है, मैंने बताऊं क्या किया, मैंने ना सन से थोड़े दूर की जो हमारे पास, चलो हमने कहा चलो छोड़ो सन को, छोड़ो कहीं दूर वाली गैलेक्सी को देखते हैं। अब हमारे पास ये बात याद रखना कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम दूर से भी लाइट्स आ रही है उनको भी देख रहे हैं। ठीक है, अब ना क्या हुआ, मैंने थोड़े दूर की स्टोरी देखी, नियर बाय गैलेक्सी को देखा, तो उसका बताऊं शिफ्ट क्या आया, उसका शिफ्ट ये आया कि जो ब्लैक बार्स है थोड़े से आगे हो गए, थोड़े से आगे हो गए, देखो ये यहाँ पे था, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, सारे देखो थोड़ा थोड़ा आगे हो रहे हैं, है ना भाई, थोड़ा थोड़ा आगे हो रहे हैं। तो ना देखो, अब ये जो मेरा स्पेक्ट्रम है, ये किसकी तरफ बढ़ रहा है, ये रेड लाइट की तरफ बढ़ रहा है। मैं जितनी दूर दूर की गैलेक्सीज देख रहा हूँ, उनका जो रेड शिफ्ट की जो वो स्टोरी आ रही है, जो जो लाइट आ रही है, वो इधर बढ़ रही है। ठीक है, अब आपको एक बहुत मजे की बात बताता हूँ। पता है, आई वॉज जेन्युइनली सरप्राइज, मुझे जब ये बात पता चली थी। हम किसी स्टार को जब देखते हैं ना, हम उस स्टार का पास देख रहे होते हैं, पता है आपको, हम किसी स्टार को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं दिख रहे। अगर मुझे स्पेस पे कोई स्टार दिख रहा है ना, तो वो वहां मोस्ट प्रोबेबली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो कहीं आगे जा चुका है। भाई हमारे पास जो लाइट आ रही है, जो स्पेस से लाइट आ रही है, वो 3.0 × 10⁸ की स्पीड से आ रही है। ठीक है, वैक्यूम के अंदर एक स्टार की जो लाइट, जो एक स्टार को जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं 2.5 मिलियन लाइट ईयर अवे। ठीक है, अब सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैंने गैलेक्सी से, या मेरे पास कोई, मैं स्पेस स्टेशन में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, मुझे एक स्टार दिखता है। ठीक है, मुझे पता है कि उस स्टार का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। तो मतलब अब जब, मतलब कि जो उस स्टार की जो लाइट थी ना, वो 2.5 मिलियन ईयर्स के बाद मुझे आई है, लाइट ईयर्स के बाद वो मेरे मुझ तक आई है। मतलब अब वो स्टार है, हो सकता है वो स्टार गायब हो चुका हो सकता है स्टार एक्सप्लोड हो चुका हो सकता है वो स्टार ब्लैक होल बन चुका हो, वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो अपनी पोजीशन से आगे जा चुका हो। मुझे तो लाइट इतने टाइम बाद दिख रही है ना, और आपको पता है कि लाइट वेव बेंड नहीं होती, वो सीधी ट्रेवल हो रही है, जिसकी वजह से मुझे उस स्टार की जो पोजीशन दिख रही है, वो उसका पास्ट है। ठीक है भाई, जो हमारे पास किसी ने इंटरस्टेलर देखी है यहाँ पे, माहीन सुमैया मनाल, इंटरस्टेलर देखिए कभी, देयर इज अ मूवी कॉल्ड इंटरस्टेलर। उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो बेसिकली इसको लेते हुए चलता है कि भाई टाइम इज रेलिवेंट, टाइम इज, जो हमारे पास बेसिकली हम जो देख रहे हैं पास देख रहे हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली वहां चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम उस स्टार का पास देख रहे हैं। ठीक है भाई, अब ये देखते हुए ना हमने एक चीज पता करी, हमारे पास एक चीज पता देखी हमने, कि जो जो हमारे पास डिस्टेंट गैलेक्सीज है ना, जो डिस्टेंट गैलेक्सीज है ना, वो और दूर होती जा रही है, और रेड शिफ्ट की तरफ जा रही है, रेड शिफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, इससे मुझे पता, बताऊं क्या चला, मुझे इससे पता ये चला कि भाई हमारी जो गैलेक्सीज हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। मुझे जरा अपना कैमरा खोलना पड़ेगा और एक चीज दिखानी है। वेट अ सेकंड। ओके, मुझे थोड़ा सा, लेट मी ओपन द लाइट। अब देखो, मैं देखो, मेरे पास एक बलून है, ठीक है, इस बलून पे आप सपोज करो ये हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, यहाँ पे एक और गैलेक्सी है, ठीक है, यहाँ पे एक और गैलेक्सी, यहाँ पे एक और गैलेक्सी है, यहाँ पे एक और गैलेक्सी है। मैं ना एक चीज नोट कर रहा हूँ कि इन गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब देखो, ये सारी दूर दूर हो रही हैं, ठीक है, पहले छोटा सा डिस्टेंस था, अभी डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, जितना मूव हो रही है, देखो इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इन स्पॉट्स के बीच में, इन स्पॉट्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है कॉन्स्टेंटली। क्लियर है भाई, ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, दिस इज बेसिकली वन ऑफ द हबल्स लॉ, कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है भाई, अब मैं आपको इसको एक और एक, अभी रुको, अब देखो मेरे पास, मैंने ना थोड़ा आगे गया जब मैं, तो हमने देखा कि द evidently the universe is constantly expanding. The redshift in the light from distant galaxies provides evidence that the universe is expanding and gives support to the Big Bang theory of formation of the universe. इससे हमारे पास
आती है क्या चीज? बिग बैंग थ्योरी। कि हम जो साइंटिफिक देखो, एज अ रिलीजियस पर्सन, या अगर हम रिलीजन की बात करें, तो हम ऑनेस्टली कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते कि स्पेस कैसे बना, इतनी बड़ी चीज कैसे बन सकती है भाई। हम ह्यूमन बीइंग कैन नॉट कॉम्प्रहेंड दिस शिट, ठीक है? कि भाई हाउ द हेल इज इट पॉसिबल कि इतनी कोई मैग्निफिसेंट चीज बन जाए, ठीक है? तो लेकिन हम अगर साइंस के तौर पे देखें, तो हमें कोई ना कोई तो एक्सप्लेनेशन चाहिए ना। हम कैसे बताएंगे कि ये चीज सही है, ये चीज पॉसिबल है? तो हम वी केम अप विद बिग बैंग थ्योरी। नॉट केम अप, देयर आर अ लॉट ऑफ एविडेंसेस जो कि इस बात को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ऑनेस्टली वी हैव नो जेन्युइनली नो आइडिया, ठीक है? अब देखो, बिफोर वी स्टार्ट, हमारे पास एक है हबल लॉ। वो है द फर्दर अवे अ गैलेक्सी इज द फास्टर इट इज मूविंग, यानी हमसे जितनी दूर एक गैलेक्सी है ना, वो उतना ज्यादा जल्दी मूव करे, यानी उसकी उतनी ज्यादा स्पीड है मूव करने की। ठीक है भाई? तो अब देखो, ये हमारे पास हबल्स लॉ है कि भाई वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ गैलेक्सीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट डिस्टेंस एट दे आर मूविंग। ठीक है भाई? नाउ मूविंग ऑन, अब हमारे पास है बिग बैंग थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी ये फरमाती है कि भाई हमारे पास कभी ना कभी एक स्टार ना बहुत डेंस था, यानी सारी की सारी गैलेक्सीज, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, वो कभी एक टाइम पे एक जगह, जैसे अब ये सारी गैलेक्सीज हैं, एक टाइम पे सारी एक जगह थी। दे लिव्ड इन हार्मनी। ठीक है? अब ये देखो, बिफोर आई स्टार्ट मुझे थोड़ी सी बताना, समझो। अभी ना यहाँ पे ये गैलेक्सीज थे, ये सारी गैलेक्सीज थे, ठीक है? ये सारी गैलेक्सीज, जितनी भी गैलेक्सीज हमारे हमारे हमारी मिल्की वे एक गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा एक गैलेक्सी है, ऐसी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज किसी एक टाइम पे एक जगह कॉम्प्रेस थी। ठीक है? अचानक ही क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ। आई होप ये फटे ना प्लीज। एक्सप्लोजन हुआ, और अब ये गैलेक्सीज क्या हुआ, ये गैलेक्सीज फैल गई, ठीक है? फार अवे स्प्रेड हो गई, ठीक है? ये गैलेक्सीज ऐसे स्प्रेड अवे गई, और अब जैसे ये एक्सप्लोड हुई, तो यहाँ एक गैलेक्सी आ गई, यहाँ एक गैलेक्सी आ गई, यहाँ एक गैलेक्सी आ गई, सारी गैलेक्सीज फैल गई। ठीक है भाई? ये सारी गैलेक्सीज फैल गई, ठीक है? तो ये हम कहते हैं कि दिस इज बिग बैंग थ्योरी, कि किसी ना किसी टाइम एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से गैलेक्सीज फैली और कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं। जो हम कहते हैं ना कि भाई ये जो रेड शिफ्ट क्या बता रहा है, कि जो गैलेक्सीज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रही हैं, वो यही बता रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली गैलेक्सीज दूर जा रही हैं। वजह क्या थी? कि कोई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कि हमारे पास एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से, जिसने इनिशियल, एक सेकेंड, जिसने इनिशियल वो दी हमें, एनर्जी दी, जिसकी वजह से हम कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फर्दर मूव अवे कर रहे हैं। ठीक है? सो दिस is the Big Bang theory. This is the Big Bang theory. If the galaxies are receding from each other, it follows that in the past they must have been closer together. ठीक है? It is therefore possible that initially all matter in the universe was packed together in an extremely dense state. The Big Bang theory proposes that this was the case and that the universe started about 14 billion years ago from one place with a huge explosion, the Big Bang. एंड दैट्स इट। समझ आया भाई सबको? मजा आया सबको? एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी सबको? नाउ वन मोर थिंग, यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक दो बात और बतानी है।